चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट टर्म हमारा है ऐसे। ऐसे के बारे में बात कर रहे हैं और थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर जो है पढ़ने का काम स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए भाई, ऐसे ही क्या होता है, बचपन से ही हम लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं और हमसे लिखवाया जाता रहा है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, है ना। गाय पर निबंध लिखो, तो ऐसे का मतलब क्या होता है, निबंध ही होता है एक तरह से, ऐसे, ठीक है। और ऐसे में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। या तो हम जो भी ऐसे लिखने वाला जो होता है, जो भी ऐसे राइटर होता है, तो ऐसे राइटर क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करता है, उस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स लिखता है और थॉट्स लिख कर के अपनी ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई ये जो बात वो कह रहा है, पूरे प्रूफ वगैरह दे कर के वो बात बिल्कुल सही है, ताकि ऑडियंस उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे जो है ये फिक्शन का पार्ट नहीं होता है दोस्तों। जैसे कि अपन ने नोवेल और शॉर्ट स्टोरी में पढ़ा था ना कि नोवेल और शॉर्ट स्टोरी तो क्या होते हैं कि प्रोज फिक्शन का पार्ट होता है, लिखा ये भी प्रोज फॉर्म में ही जाता है, लेकिन ये फिक्शन नहीं होता है। यानी कि इसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं लिखी जाती है, इसमें कोई कहानी नहीं आती है, इसमें कोई स्टोरी नहीं आती है जिसको देख करके अपन जो है उसमें खो जाएं कि भाई हाँ एक वो था, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें, जैसा कि स्टोरी और नोवेल में होता है। तो वो तो स्टोरी और नोवेल तो प्रोज फिक्शन का फॉर्म होता है, ये भी प्रोज का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये फिक्शन नहीं होता है। यानी कि इसमें कहानी नहीं आती है, और कहानी नहीं आती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ें आती है, या जो राइटर होता है, पोइट नहीं आएगा यहाँ पे, राइटर, है ना। तो राइटर क्या करता है, ऐसे राइटर, इस प्रोज फॉर्म को लिखने वाला जो ऐसा राइटर होता है, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करेगा। भाई जाहिर सी बात है, फिक्शन नहीं लिखेंगे अपन, तो किसी न किसी टॉपिक के ऊपर तो अपने को लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, वो टॉपिक चूज़ करना होता है। यानी जो भी ऐसा राइटर होगा वो सबसे पहले अपने उस टॉपिक को चूज़ करेगा। चूज़ करने के बाद अपने थॉट्स जो है उस टॉपिक के ऊपर एक्सप्रेस करना शुरू करेगा। थॉट्स लिखेगा अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, है ना। उसके पक्ष में प्रमाण देगा कि जो भी या जिस भी टॉपिक के बारे में या जिस भी चीज़ के ऊपर वो बात कर रहा है, वो बात 100% सही है। इस चीज़ के पक्ष में वो प्रमाण भी देगा, बहुत सारे प्रूफ देगा, है ना। अलग अलग तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करके वो अपनी जो ऑडियंस होती है, उस ऑडियंस को कन्विंस करने का काम करता है, उसको कन्विंस करता है वो कि भाई जो भी कुछ वो कह रहा है वो बात बिल्कुल सही है, और वो उस चीज़ को, यानी ऑडियंस जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, उसी तरह से जिस तरह से वो बताने की कोशिश कर रहा है, या जिस मैकेनिज़्म के साथ वो बताने की कोशिश कर रहा है, जिस सिस्टम, जिस तरीके के साथ वो उसको बताने की कोशिश कर रहा है। अब जिस टॉपिक को लेकर के उसने चर्चा शुरू की, उसी टॉपिक के ऊपर वो अपने थॉट्स लिखता है। उन थॉट्स को हमें स्वीकार कराने के लिए उन सारे थॉट्स के पक्ष में प्रमाण देता है, ताकि वो हमें, यानी कि ऑडियंस को कन्विंस कर सके, आश्वस्त कर सके कि हम उसके द्वारा उस टॉपिक के ऊपर कही जा रही उस बात को एक्सेप्ट कर लें, उस चीज़ को स्वीकार कर लें कि वो बिल्कुल सही कह रहा है जो कह रहा है। देखो, इतने बड़े टॉपिक के ऊपर थॉट्स को लिखना कोई छोटी बात नहीं होती है, और इतनी सारी ऑडियंस के सामने कोई व्यक्ति कोई गलत विचार तो रखेगा नहीं, क्योंकि गलत विचार अगर रखेगा भी सही अगर, तो ऑडियंस वैसे ही उसको टर्न डाउन कर देगी, यानी उसको ठुकरा देगी, उसकी राइटिंग जो है चल नहीं पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी राइटर, कोई भी ऐसे राइटर जब अपना कोई राइटिंग लिखेगा, जब कोई ऐसे लिखेगा, तो एक पर्टिकुलर, एक एक्यूरेट टॉपिक के ऊपर ही लिखेगा और एक्यूरेट फॉर्म में ही लिखेगा, यानी सही बात ही लिखेगा, गलत बात नहीं लिखेगा। और सही बात को लिखने के लिए, यानी कि उन सारे थॉट्स को लिखने के लिए, ताकि वो ऑडियंस उसे कन्विंस हो जाए उससे और वो उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा करने के लिए उसे बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन से, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है। बहुत रिसर्च करके उन थॉट्स को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल फॉर्म में इस प्रकार के थॉट्स लिखना भी कोई छोटी बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है।
उस पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करना, उसके ऊपर बोलना, उसके ऊपर लिखना, उसके ऊपर सोचना, ये बहुत जो है एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उसके पक्ष में प्रमाण देना और ऑडियंस को, और प्रमाण भी ऐसे देना कि ऑडियंस को आप कन्विंस कर सको, ऑडियंस आपकी उस बात को एक्सेप्ट कर ले, इस तरह से अपने थॉट्स को लिखना, तो ये अपने आप में एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो इसीलिए एक ऐसे जो है एक इंटेलेक्चुअल टाइप में लिखी जाने वाली एक इंटेलेक्चुअल राइटिंग होती है, या एक बौद्धिक रूप से लिखी जाने वाली एक राइटिंग होती है, जैसे राइटर इस प्रकार से लिखता है, इस सिस्टम को फॉलो करके। बस इसे ही हम ऐसे कहते हैं। दो तरह के ऐसे होते हैं, फॉर्मल ऐसे और एक इनफॉर्मल ऐसे। फॉर्मल ऐसे मतलब औपचारिक, और इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक। औपचारिक जो एसेज होते हैं वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है उस पर बात की जाती है, वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते हैं, है ना। जबकि जो इनफॉर्मल एसेज होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जो चीज़ें होती है, जो उसकी एवरीडे की लाइफ होती है, उनमें से किसी चीज़ या किसी घटना से संबंधित वो ऐसे हो सकता है। क्लियर है? बस इसे ही हम ऐसे कहते हैं, यही होता है ऐसे। अब पढ़ते हैं, देखो। एन ऐसे इज़ एनी ब्रीफ कॉम्पोजिशन। एक ऐसे जो होता है एक ऐसी छोटी सी रचना होती है। एन ऐसे इज़ अ ब्रीफ कॉम्पोजिशन। एक ऐसे जो होती है वो एक ऐसी छोटी सी रचना होती है इन प्रोज, जो कि प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है, दैट डिस्कसेस अ मैटर। ये किसी भी एक मैटर के ऊपर डिस्कस कर रही होती है, यानी कि इसमें चर्चा की जाती है किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर। एक्सप्रेसेस अ पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो एक ऐसे राइटर होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू यानी अपने विचार को भी, अपने ओपिनियन को भी रखता है, उसको एक्सप्रेस करता है। एंड परसुएड्स अस, और साथ ही साथ उस टॉपिक के ऊपर अपनी उस बात को रख करके हमें राजी करने की कोशिश करता है। परसुएड करना मतलब मनाना, राजी करना, हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है टू एक्सेप्ट, कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। क्या? उस थीसिस को। थीसिस का मतलब क्या होता है? जैसे पीएचडी करने वाले लोग थीसिस लिखते हैं ना, आपने सुना होगा, वो थीसिस जो है लिख रहा है या थीसिस की तैयारी कर रहा है। तो थीसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड फॉर्म में लिखी गई कोई भी जो डिटेल होती है उसी को हम थीसिस कहते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर लिखी गई डिटेल जो उसी विषय के ऊपर लिखी जाती है उसको हम थीसिस कहते हैं, ठीक है ना। थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट। उसी तरह से ये ऐसे भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार से थीसिस ही है, जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है ना। भाई किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करके उसके ऊपर डिटेल फॉर्म में लिखी गई जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसको थीसिस बोलते हैं। पीएचडी में डिटेल फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली लिखा जाता है, ब्रीफ कॉम्पोजिशन होती है, ये प्रोज फॉर्म में लिखी गई। देखो मैंने पहले बता दिया था आपको, ये भी प्रोज का फॉर्म है, और ये नोवेल जो शॉर्ट स्टोरी होता है ये भी प्रोज का फॉर्म होता है, लेकिन ये फिक्शन वाला पार्ट होता है नोवेल और शॉर्ट स्टोरी, और ये फिक्शन का पार्ट नहीं होता है, यानी कि ये फिक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। प्रोज तो है लेकिन फिक्शन नहीं है ये, ठीक है ना। तो अगर फिक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा? प्रोज फॉर्म में ही लिखा गया एक ब्रीफ कॉम्पोजिशन होती है, एक छोटी सी सूक्ष्म रूप में लिखी गई एक रचना होती है ऐसे, जिसमें किसी एक मैटर को डिस्कस किया जाता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया जाता है, और उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर राइटर अपने थॉट्स लिखता है, और थॉट्स लिख करके हमें परसुएड करने की कोशिश करता है, हमें ये राजी करने की, ये मनाने की, ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो उसने थीसिस लिखी है वो बिल्कुल सही है और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं, ठीक है। द एसे डिस्कसेस इट्स सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन। जो ऐसे होता है, इस ऐसे में एक ऐसे राइटर अपने सब्जेक्ट को नॉन टेक्निकल फैशन में डिस्कस करता है, यानी कि तकनीकी रूप से नहीं, एक नॉन टेक्निकल फैशन में, गैर तकनीकी तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट को वो डिस्कस करता है। एंड ऑफन विद अ लिबरल यूज़ ऑफ सच डिवाइसेस। भाई तकनीकी रूप वो होता है जो बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चले, लेकिन इसमें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चला जाता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में लिबरल यूज़ भी किया जाता है। लिबरल का मतलब होता है उदार बन करके, बीच बीच में कई बार राइटर
ऑडियंस को वो अपनी बात एक्सेप्ट कराने के लिए कई बार यूज़ कर देता है। किसका? सच डिवाइसेस एज, जैसे कि एनेक्डोट, छोटी कोई कहानी। एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी। जैसे मान लीजिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने कोई एग्जाम्पल दे दिया। भाई अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो कोई एग्जाम्पल तो दे सकता है ना, तो एग्जाम्पल के तौर पे उसने कोई कहानी बता दी, है ना, कोई शॉर्ट स्टोरी बता दी, तो कोई छोटी सी कहानी अपनी बात को प्रूव करने के लिए उसने लिख दी। तो ये क्या हो गया? लिबरल यूज़ हो गया। लिबरल का मतलब उदार बन करके। और लिबरल यूज़ किसका करता है? वो एनेक्डोट, छोटी कहानी का, या स्ट्राइकिंग इलिस्ट्रेशन। स्ट्राइकिंग का मतलब शानदार, इलिस्ट्रेशन मतलब उदाहरण दे करके समझाना। जैसे बीच बीच में कई सारे उदाहरण दे करके हमें जो है अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके हमें वो बात समझाने की कोशिश करता है। एंड ह्यूमर, और बीच बीच में कई बार हास्य के जो एलिमेंट्स होते हैं उन ह्यूमर एलिमेंट्स का भी बीच बीच में वो इस्तेमाल कर देता है। क्या करने के लिए? टू ऑगमेंट इट्स अपील। ऑगमेंट यानी कि इंक्रीज़ करना, इंक्रीज़ करने के लिए। किसकी? अपनी जो राइटिंग है, अपना जो ऐसे है, उसकी अपील को इंक्रीज़ करने के लिए। अपील का मतलब होता है आकर्षण, ग्रेस। यानी जो भी राइटिंग वो लिख रहा है जिस भी टॉपिक के ऊपर, अपनी उस राइटिंग को, अपनी उस टॉपिक के ऊपर लिखी जाने वाले उस ऐसे की अपील को, उसके आकर्षण में वृद्धि करने के लिए कई बार वो उदार बन करके ऐसे एनेक्डोट का इस्तेमाल कर देता है, स्ट्राइकिंग इलिस्ट्रेशन का इस्तेमाल कर देता है, ह्यूमर एलिमेंट्स, जो कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमर, उनका इस्तेमाल कर देता है। और ऐसा करने के पीछे उसका पर्पस क्या होता है? अपने उस राइटिंग के, ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या होता है उसका? उसके अपील को इंक्रीज करना, उसके आकर्षण में बढ़ोतरी करना, ताकि उसका जो आकर्षण है वो बढ़ जाए। भाई आकर्षण, भाई वही वाली बात हो गई। देखो कई बार क्या होता है, जैसे बचपन से जो है हम स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, 12th क्लास तक जो है हम पढ़ते हैं। 12 सालों के दौरान न जाने कितने ही ऐसे अवसर आते हैं, न जाने कितने ही ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जब हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पर आकर के हमें भाषण देते हैं, स्पीच देना शुरू करते हैं। और जब से उनकी स्पीच शुरू होती है, मतलब उनकी स्पीच शुरू होती है, जिस मोमेंट से शुरू होती है और जिस मोमेंट तक चलती है, उस बीच किसी को भी आनंद नहीं आता। नहीं आता ना? नहीं आता। जब से वो स्पीच देना शुरू करते हैं तब से लेकर के एंड तक, जब तक उनकी स्पीच ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक केवल कुछ ही बच्चे ऐसे होते होंगे जिन्हें आनंद आता होगा, जो बड़े गौर से सुनते होंगे। वरना तो सभी जो है घास फूस में अगर बैठे हैं तो घास फूस तोड़ करके उनके टुकड़े ही कर रहे होते हैं। अधिकतर बच्चे तो, अधिकांश बच्चे तो यही कर रहे होते हैं, बल्कि 70% बच्चे यही कर रहे होते हैं। केवल 30% बच्चे ही होते होंगे जो गौर से सुन रहे होते हैं, 25 to 30% बच्चे, है ना। या फिर आगे लाइन में जो बच्चा बैठा होता है उसकी शर्ट पकड़ पकड़ करके खींच रहे होते हैं, जो बेल्ट उसने बांधी होती है उसकी बेल्ट में कुंदे फंसा रहे होते हैं, है ना। या घास का अगर तिनका मिल गया तो उसकी बेल्ट के कुंदे में जो है घास का तिनका फंसा करके कर रहे होते हैं। कुछ भी कुचर कर रहे होते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं, है ना, क्योंकि उनको आनंद ही नहीं आ रहा होता है। अब देखो आनंद भी कैसे आएगा? सर कोई कहानी थोड़ी सुना रहे हैं जो आनंद आएगा। सर क्या कर रहे हैं? नॉन टेक्निकल फैशन, मतलब टेक्निकल फैशन में, नॉन टेक्निकल नहीं, टेक्निकल फैशन में जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी बात रख रहे हैं, और अपने उस बात को रखने के लिए हमारे ऑडियंस को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों समझ जाओ, मेरी बात मान जाओ, यही तुम्हारी भलाई है, या इसी में ही तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारा सुख निहित है, इसको समझ जाओ। लेकिन बच्चों को समझ में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बीच बीच में नॉन टेक्निकल नहीं बनते हैं। नॉन टेक्निकल नहीं बनते हैं मतलब लिबरल यूज़ नहीं करते हैं बीच बीच में। और लिबरल यूज़, लिबरल हो तो लिबरल यूज़ करें, लेकिन लिबरल वो होते ही नहीं है, और लिबरल नहीं होते हैं तो इसीलिए बीच बीच में वो एनेक्डोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नहीं तो कहें तो बीच बीच में कहानी सुनाने लग जाएं, लो बच्चों तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, तब आए मज़ा। फिर देखो कौन सबके कुंदे चकारे चप चक चक सब बाहर आ जाए एकदम, जो भी बीच बीच में कुचर कर रहे होते हैं ना सबके, हाँ कहानी कहानी कहानी, आनंद आ जाए सभी। लेकिन वो लिबरल यूज़ करते ही नहीं है। टेक्निकल फैशन से नॉन टेक्निकल फैशन में स्टेप इन करते ही नहीं है। इसीलिए
बीच बीच में यूं नहीं कि भाई एनेक्डोट का एग्जाम्पल दे दें एक, है ना, छोटी कहानी सुना दें एक, या कोई इलस्ट्रेशन अच्छा सा स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन जो है उसको रिसाइट कर दें, या फिर कॉमिक एलिमेंट्स को यूज़ कर दें बीच बीच में। तो ये बीच बीच में इन सब चीज़ों का लिबरल यूज़ नहीं होता है ना, तो इस चीज़ की वजह से ऑडियंस क्या होती है, थोड़ा सा उसका जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं से। मतलब जो भी ऑडियंस है, देखो अब 25% जो बच्चे हैं, उन 25% बच्चों का ध्यान तो चाहे आप लिबरल यूज़ उन सब चीज़ों का करो या मत करो, वो तो पहले भी कनेक्टेड थे, बाद में भी कनेक्टेड ही रहेंगे, है ना, उनका अपन कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जो 75% जनता है उसके बारे में भी तो सोचना ज़रूरी है ना। तो उनको एंगेज रखने के लिए, उनको बिज़ी रखने के लिए इन सारी चीज़ों का लिबरल यूज़ करना ज़रूरी होता है, ताकि ऑडियंस जो है इंगेज रह सके। और राइटर के लिए भी ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात को ज़्यादा इम्प्रेसिवली जो है ऑडियंस तक पहुंचा सके। भाई जनरली अगर इन सब लिबरल यूज, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर वो नहीं भी करेगा, ऑडियंस को तो वैसे भी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन सभी को तो नहीं आएगी ना। मान लो अगर कोई उदाहरण देकर के न समझाया जाए, कॉमिक एलिमेंट देकर के नहीं समझाया जाए, या एनेक्डोट का इस्तेमाल नहीं किया जाए, तो भी लोगों को तो समझ में आ ही जाएगी, लेकिन सभी लोग नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए राइटर जो है बेहतर तरीके से इम्प्रेसिवली उस चीज़ को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए इन सब चीज़ों का लिबरल यूज़ करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपनी थीसिस को बेहतर तरीके से जो है ऑडियंस तक पहुंचा सके और ऑडियंस उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सके। इसी चीज़ को हम ऐसे कहते हैं। क्लियर है? आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे के बारे में। टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऐसे के? देखिए, देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ ऐसे। जनरली ऐसे के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 फॉर्मल ऐसे एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल ऐसे। सबसे पहले आइए नंबर 1 फॉर्मल ऐसे के ऊपर। फॉर्मल ऐसे औपचारिक निबंध। औपचारिक निबंध जिसमें केवल औपचारिकता बरती जाती है। क्या होता है ये? देखिए, द फॉर्मल ऐसे इज रिलेटिवली इम्पर्सनल। फॉर्मल ऐसे जो होता है वैसे तो ये अवैयक्तिक होता है। अवैयक्तिक यानी किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई संबंध नहीं होता है ना, अवैयक्तिक होता है। द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी। और इस पर्टिकुलर ऐसे में जो ऑथर होता है, यानी कि जो ऐसे लिखने वाला जो राइटर होता है, वो लिखता है एज एन अथॉरिटी, अपने आप को जो है एक अथॉरिटी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, या किसी नॉलेजेबल पर्सन के रूप में मान करके जो है वो अपनी बात को लिखता है अपने उस ऐसे में। यानी कि इस पर्टिकुलर फॉर्मल ऐसे में क्या होता है, पहली बात तो ये इम्पर्सनल होता है, अवैयक्तिक होता है, किसी व्यक्ति विशेष से इसका संबंध नहीं होता है। और इस पर्टिकुलर ऐसे में द ऑथर राइट्स एज एन अथॉरिटी, और इस पर्टिकुलर ऐसे को जो ऑथर होता है वो एक अपने आप को अथॉरिटी मान करके इस ऑथर मतलब इस ऐसे को लिखता है। अथॉरिटी मतलब एक नॉलेजेबल पर्सन मान करके, एक उच्च व्यक्ति मान करके, उच्च शिक्षित व्यक्ति मान करके, विद्वान व्यक्ति मान करके, और एटलीस्ट एज हाईली नॉलेजेबल, या फिर कम से कम एक हाईली नॉलेजेबल। भाई या तो कोई अधिकारी मान करके, अथॉरिटी कोई अधिकारी मान करके, या फिर एटलीस्ट, या फिर कम से कम एज हाईली नॉलेजेबल, एक बहुत ही उच्च शिक्षित नॉलेजेबल पर्सन, विद्वान व्यक्ति मान करके उस ऐसे को लिखता है। और किस बारे में लिखता है? ऑन द सब्जेक्ट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, एंड एक्सपाउंड्स इट, और उसकी व्याख्या करता है। एक्सपाउंड करना मतलब एक्सप्लेन करना, और उसकी व्याख्या करता है इन एन ऑर्डर्ड वे, एक क्रमबद्ध रूप से जो है उसकी व्याख्या करता है, एक व्यवस्थित तरीके से जो है उसकी व्याख्या करता है। देखिए भाई, क्या पढ़ा हमने फॉर्मल ऐसे में? फॉर्मल ऐसे मतलब औपचारिक ऐसे। औपचारिक ऐसे मतलब जो किसी व्यक्ति विशेष से जिसका कोई संबंध नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर इसे नहीं लिखा जाता है, किसी व्यक्ति विशेष या उससे संबंधित चीज़ों के ऊपर इसे नहीं लिखा जाता है, या उसके ऊपर पर्टिकुलरली नहीं लिखा जाता है ना। तो किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर नहीं लिखा जाएगा तो इसमें ऑथर क्या करता है, जो भी इसको लिखने वाला राइटर होता है वो अपने आप को एक अथॉरिटी मान करके या उस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ मान करके अपने आप को किसी टॉपिक को चूज़ करता है और उस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स को लिखता है और उस टॉपिक के ऊपर अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करता है, उसको एक्सप्लेन करता है और इस तरह से जो है हमें कन्विंस करता है। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे देखो। और कैसे लिखता है अपने थॉट्स को भी? ऑर्डर्ड फॉर्म में, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, है ना।
मतलब जो चीज़ पहले आनी चाहिए वो पहले आएगी, यूँ नहीं कि बीच की चीज़ पहले लिख दें अपन फिर पहले की चीज़ बाद में, ऐसा नहीं, क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से जो है अपने विचार वो उसमें लिखेगा। Its examples will be found among the serious articles on current topics and issues addressed to a thoughtful audience। और इसके जो उदाहरण हैं यानी फॉर्मल एसे के जो उदाहरण हैं वो किन किन टॉपिक से रिलेटेड होंगे, देखिए फॉर्मल एसे के जो एग्जाम्पल्स हैं विल बी फाउंड, ये मिल जाएंगे आपको अमंग द सीरियस आर्टिकल्स ऑन करंट टॉपिक्स, समकालीन टॉपिक्स के ऊपर। करंट यानी कि जैसे करंट अफेयर्स होते हैं ना, करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जो करंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, हमारे लोकेलिटी में, जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं अभी, उन करंट टॉपिक्स के ऊपर जितने भी सीरियस आर्टिकल्स लिखे गए हैं, उन सीरियस आर्टिकल्स में आपको इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। भाई अब देखिए जैसे कि प्रेजेंट टाइम में फॉर्मल ऐसे क्या होगा, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके राज्य में क्या चल रहा है, आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, आपके इंटरनेशनल लेवल पर क्या चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे के बारे में बात करना। अब वो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा क्या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकता है क्या, एक व्यक्ति से संबंधित हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मामले चल रहे हैं वो तो बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। आपके राज्य में जो मामला चल रहा है, करंट टॉपिक्स जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित ना हो, ऐसे किसी मुद्दों के ऊपर बातचीत करना, जो भी करंट टॉपिक्स हैं ऐसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करना, ये फॉर्मल एसेज हैं, ये होते हैं फॉर्मल टॉपिक्स। और ऐसे टॉपिक्स को फॉर्मल एसेज के जो है उस कैटेगरी में रखा जाता है। भाई जैसे भी राज्य में अभी कुछ भी मान लीजिए आपके भाई राज्य में अभी जो है, जैसे अभी कोई एशियन चैम्पियनशिप चल रही है या फिर कोई गेम्स वगैरह चल रहे हैं, है ना, या फिर कोई अभी पर्टिकुलर मामला चल रहा है, जैसे कि अभी नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है ना, नई न्यू पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है। तो न्यू पार्लियामेंट में क्या क्या है ना, सबसे पहला बिल कौन सा पेश हुआ, वहाँ पे पहला बिल कौन सा पास हुआ, कितने मत से वो जो है पास हुआ, किस किस ने विरोध में मत दिए, ये सारी चीज़ें ये करंट टॉपिक्स हैं। तो ऐसी चीज़ों को चूज़ करना, ऐसी चीज़ों को चूज़ करके इनके ऊपर अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करना और एक ऑर्डर्ड फॉर्म में अपने थॉट्स को लिखना, ऑडियंस तक पहुंचाना, ऑडियंस को परसुएड करना कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि वो जो भी लिख रहा है वो बिल्कुल सही है, बस यही ऐसे है। और ये होता है फॉर्मल ऐसे, ये है औपचारिक ऐसे, जो किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होता है, अवैयक्तिक होता है ना। और करंट टॉपिक्स जो चल रहे हैं आपके प्रेजेंट टाइम में, उन करंट टॉपिक्स से रिलेटेड होता है ये। जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं और उन करंट टॉपिक्स के ऊपर लिखे गए जितने भी जो सीरियस आर्टिकल्स हैं, उनके बीच में आपको इस तरह के टॉपिक्स मिल जाएंगे और इस तरह के टॉपिक्स ही फॉर्मल एसेज कहलाएंगे। ये होते हैं फॉर्मल एसेज। एंड इश्यूज़, और ऐसे टॉपिक्स या ऐसे इश्यूज़ के ऊपर इनको लिखा जाता है जिन्हें संबोधित करते हुए एक राइटर लिखता है, एड्रेस्ड। और किसको संबोधित करते हुए लिखता है? टू अ थॉटफुल ऑडियंस। थॉटफुल ऑडियंस मतलब जो बहुत ज़्यादा विचार करने वाली ऑडियंस है, जो चीज़ों के ऊपर चिंतन करती है, जो वाकई में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डूब करके सोचती है। तो ऐसी चिंतनशील ऑडियंस को टारगेट करके एक राइटर इस तरह के फॉर्मल एसेज को लिखता है। मतलब फॉर्मल एसे लिखने वाला जो राइटर होता है उसका टारगेट कौन लोग होते हैं? जो थॉटफुल ऑडियंस होती है, वो जो चिंतनशील लोग होते हैं, जो एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत ही गहनता से चिंतन करते हैं। जैसे कि प्रेस न्यूज़ वाले लोग देखे होंगे आपने, मीडिया वाले लोग देखे होंगे आपने। एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ कर लेंगे और लोगों को बुला करके बहस करवाएंगे। हाँ, इधर वो बहस करेगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो बोलेगी, फिर वो दूसरी बोलेगी, चारों लड़ मरते हैं आपस में, है ना। मतलब एक मोमेंट ऐसा आता है कि पता भी नहीं लगता कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, ऐसे लड़ रहे होते हैं वो पागलों की तरह। तो ये सब क्या है? ये करंट टॉपिक्स हैं हमारे, ये करंट इश्यूज़ हैं हमारे, जो हमारे कंट्री में चल रहे हैं, जो हमारे स्टेट में चल रहे हैं या जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स या उन पर्टिकुलर इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करना, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर लिखे गए आर्टिकल्स के ऊपर बातचीत करना,
जो एक थॉटफुल ऑडियंस को टारगेट करके लिखे जाते हैं, उन्हें एड्रेस करते हुए लिखा जाता है। किसको? थॉटफुल ऑडियंस को। तो इस तरह के जो एसेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉर्मल एसे कहते हैं। क्लियर है? ये होता है फॉर्मल एसे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के एसे के बारे में, जो कि है इनफॉर्मल एसे। अब इनफॉर्मल एसे क्या होता है? अनौपचारिक एसे, अनौपचारिक निबंध। फॉर्मल को तो हम बोल देंगे औपचारिक और इनफॉर्मल को बोलेंगे अनौपचारिक। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है कि औपचारिक में तो जो है औपचारिक बातें की जाती है और अनौपचारिक में अनौपचारिक बातें की जाती है। जनरली औपचारिकता जो है ऑफिशियल तरीके से जो भी काम किया जाता है या ऑफिशियल वे में जो कुछ भी काम किया जाता है उसको अपन फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मल बिहेवियर, है ना। लेकिन जब हम हमारे दोस्तों के साथ होते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं बरती जाती है ना। वहाँ पर अनऑफिशियल बिहेवियर होता है। अनऑफिशियल बिहेवियर होता है मतलब अनौपचारिक बिहेवियर होता है, इनफॉर्मल बिहेवियर होता है। जैसे कि आप अपने से किसी बड़े व्यक्ति के सामने अगर बैठे हो, आपका कोई भी अगर रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है जो आपसे बड़े हैं, जैसे कि आपके मौसा जी हो गए या आपके फूफा जी हो गए, तो जाहिर सी बात है उनके साथ एक फ्रेंडली मैनर में आप बात नहीं कर पाओगे। उनसे जो है बिल्कुल एकदम फॉर्मल तरीके से बात करोगे, औपचारिक तरीके से, हाँ नमस्कार, ये है वो है, अच्छे से। वहाँ पर आपको क्योंकि मैनर्स दिखाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वहीं उसी दौरान अगर आपका कोई दोस्त आ जाता है तो उसको लेकर के आप रूम में चले जाते हो और उससे फिर आप जैसे चाहो वैसे बात कर सकते हो, है ना। उसके ऊपर अगर आप गाली भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बुरा नहीं मानेगा। उसको अब्यूज़ भी करोगे तो भी, वैसे भी 4-5 गालियाँ तो हम ऐसे ही दे देते हैं दोस्त को, है ना। भाई ... है ना। फिर बदले में वो भी हमारा स्वागत उसी प्रकार से करता है, हाँ सुनाबे ... ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है नॉर्मल सी चीज़ें होती है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? इनफॉर्मल बिहेवियर। यही है हमारा इनफॉर्मल बिहेवियर। तो जहाँ पर हमें मैनर्स की चिंता नहीं होती वो इनफॉर्मल बिहेवियर, और जहाँ पर मैनर्स की चिंता होती है वो फॉर्मल बिहेवियर। तो उसी तरह से होता है इनफॉर्मल एसे। इनफॉर्मल एसे भी क्या होता है? एक तरह से पर्सनल एसे आप समझ सकते हो। व्यक्तिगत रूप में लिखा जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित चीज़ों के ऊपर लिखा जाता है, या फिर व्यक्ति विशेष या फिर किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है या हमारी डे टू डे लाइफ की जो चीज़ें होती है, दिनचर्या की, रोज़ाना की दिनचर्या से संबंधित जो चीज़ें होती है, एक व्यक्ति से संबंधित जो चीज़ें होती है, उनके ऊपर बातचीत करते हुए अगर कोई बात लिखी जाती है तो उस चीज़ को हम जो है इनफॉर्मल एसे कहते हैं। वो होता है इनफॉर्मल एसे। ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसे लिखता है तो देखिए, अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल एसे। इन द इनफॉर्मल एसे, जिसे हम फैमिलियर एसे या पर्सनल एसे भी कहते हैं, ये इसी के दूसरे नाम हैं भाई, ध्यान रखिएगा। इनफॉर्मल एसे को आप फैमिलियर एसे भी कह सकते हो या पर्सनल एसे भी कह सकते हो। तो इनफॉर्मल एसे में क्या होता है? द ऑथर अस्यूम्स अ टोन ऑफ इंटीमेसी विद हिज ऑडियंस। इस प्रकार के और ऐसे के टाइप में जो ऑथर होता है वो धारण कर लेता है, अस्यूम धारण कर लेता है अ टोन, टोन का मतलब बातचीत करने का तरीका, ऑफ इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब घनिष्ठता, यानी घनिष्ठता वो धारण कर लेता है विद हिज ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ, है ना। कहने का मतलब अपने ऐसे में अपनी ऑडियंस के साथ घनिष्ठता पूर्वक तरीके से व्यवहार करता है, जैसे कि वो उन्हीं का कोई परिचित हो, उन्हीं का कोई मित्र हो या उन्हीं का कोई फैमिलियर व्यक्ति हो। तो इस प्रकार अपनी ऑडियंस को इस प्रकार से मान करके कि वो उनका बहुत ही घनिष्ठ व्यक्ति है या उनको जानता है, उनको पहचानता है, तो इस प्रकार की इंटीमेसी को अपने टोन में अस्यूम करके वो जो है ऑडियंस को इस प्रकार से एड्रेस करके इस प्रकार का अपना ऐसे लिखता है, इनफॉर्मल ऐसे, ठीक है ना। एंड टेंड्स टू बी कंसर्न्ड विद एवरीडे थिंग्स, और चिंतित अपने आप को शो करता है, अपने आप को क्या शो करता है? टेंड्स टू बी कंसर्न, चिंतित अपने आप को दिखाता है, कंसर्न चिंतित दिखाता है विद एवरीडे थिंग्स, हमारी रोजाना की दिनचर्या से संबंधित जो वस्तुएं होती है उनके बारे में चिंतित प्रतीत होता हुआ हमें शो करता है कि भाई हमारी रोजाना डे टू डे की जो लाइफ है, रोजाना की जो हमारी दिनचर्या है,
उन दिनचर्या से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित जो उसका व्यवहार है या हमारी रोज़ाना की दिनचर्या से संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है, उनके बारे में चिंतित अपने आप को जो है शो करता है इस प्रकार के हिस्से में। Rather than with public affairs और specialized topics, बजाय किसके बारे में चिंतित होने के, पब्लिक अफेयर्स के बारे में, यानी कि सार्वजनिक जो मामले हैं, पब्लिक जो अफेयर्स हैं, सार्वजनिक मामलों के बारे में चिंतित नहीं रहेगा वो। किसी व्यक्ति से संबंधित या रोजाना की जो दिनचर्या, एक व्यक्ति से संबंधित जो किसी व्यक्ति की जो दिनचर्या है, जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे संबंधित टॉपिक्स के ऊपर अपनी चिंता व्यक्त करेगा और बिल्कुल ऑडियंस के साथ घनिष्ठता पूर्वक तरीके से व्यवहार करते हुए, यानी ऑडियंस के साथ घनिष्ठता दिखाते हुए, इंटीमेसी दिखाते हुए, जैसे कि वो उन्हीं का कोई परिचित व्यक्ति है। जबकि फॉर्मल एसे में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फॉर्मल एसे में डे टू डे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती है, वहाँ पर पब्लिक अफेयर्स के बारे में बात होती है, वहाँ पर स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के बारे में बात होती है, विशेष जो मुद्दे होते हैं, विशेष जो मुद्दे होते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल का हो गया, जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, जो वर्तमान समय के मुद्दे हैं, जो समकालीन मुद्दे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय से घटनाओं से संबंधित है या राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित है या राज्य की घटनाओं से संबंधित है। इस प्रकार के जो पब्लिक अफेयर्स होते हैं, इस प्रकार के जो स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। कहाँ पर? फॉर्मल एसे में। जबकि इनफॉर्मल एसे में इसके ठीक विपरीत होता है। इसके विपरीत होता है मतलब इसमें पहली बात तो सबसे खास बात, इस प्रकार के एसे में, इनफॉर्मल एसे में जो ऑथर होता है वो इंटीमेसी धारण करके, यानी इंटीमेसी दिखाते हुए अपनी ऑडियंस के साथ अपनी बात को कहता है। यानी बिल्कुल जिस तरह से हम अपने फ्रेंड के साथ, हमारी जितनी इंटीमेसी होती है, अपने फ्रेंड के साथ हम जितनी घनिष्ठता शेयर करते हैं, उतनी ही घनिष्ठता शो करते हुए वो अपनी बात को कहता है, अपनी ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, जैसे कि मानो वो उन्हीं का कोई मित्र हो, कोई घनिष्ठ व्यक्ति हो। और किन चीज़ों के बारे में बात करेगा? हमारी रोज़ाना से संबंधित जो दिनचर्या होती है वो, या हमारी रोज़ाना की डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती है, उन चीज़ों के बारे में चिंता अपनी प्रकट करता है, अपने आप को उन सब चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर कंसर्न शो करता है, चिंतित होता हुआ जो है हमें दिखाई देता है या अपने आप को दिखाता है। रादर देन, किसके बजाय? पब्लिक अफेयर्स और स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के बजाय, क्योंकि इन सब चीज़ों के ऊपर तो बात वो कहाँ पर करेगा? फॉर्मल एसे में करेगा। और यहाँ पर तो जो है इनफॉर्मल एसे लिख रहे हैं अपन, तो ये होता है इनफॉर्मल एसे। These are written in a relaxed, self-revelatory and often whimsical fashion. अब इस प्रकार के जो एसेज होते हैं, यानी कि इनफॉर्मल जो एसेज होते हैं, ये जनरली एक रिलैक्स्ड वे में लिखे जाते हैं, यानी कि आराम पूर्वक तरीके से, है ना। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं होती है, यानी कोई चीज़ अगर छूट भी गई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो पब्लिक अफेयर्स वाले टॉपिक होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड जो टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। यानी कोई चीज़ अगर थोड़ा सा भी फैक्ट अगर इधर से उधर हो गया तो पूरी चीज़ जो है कचौरी खाने के काम में आती है, फिर वो पूरी किताब या पूरा का पूरा ऐसे। क्योंकि क्रिटिक्स छोड़ते नहीं है, फिर क्रिटिक्स को तो केवल गलती मिलनी चाहिए और वो तो तैयार ही बैठे रहते हैं कि भाई हाँ, यहाँ गलती मिली नहीं और ये लो लगा दिया कट्टस, पूरा क्वेश्चन गलत, जैसे टीचर गलत कर देता है पूरा एक आंसर, कहीं पर भी अगर गलती हो जाती है तो ठीक उसी तरह से इनफॉर्मल जो एसेज होते हैं, इनको जो है रिलैक्स्ड फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि यहाँ पर गलती होने का अगर चांस है भी सही अगर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपने को एवरी डे यानी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करनी है। अब रोज़ाना की दिनचर्या में कोई व्यक्ति अगर 7 बजे सोकर के उठ रहा है, तो पोइट अगर या फिर ऑथर अगर 10 बजे भी सोकर उठने की अगर बात कहता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 10 बजे सोकर के उठते हैं, तो इस फैक्ट को जो है डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए रिलैक्स्ड वे में लिखा जाता है, इनफॉर्मल एसे को सेल्फ रेवलेटरी फॉर्म में लिखा जाता है, अपने आप को उजागर करते हुए। सेल्फ यानी आत्म, अपने आप को, रिवील करना मतलब उजागर करना, रिवील से बना रेवलेटरी, यानी अपनी चीज़ों के बारे में बात को प्रकट करते हुए, अपने आप को जो है बताते हुए, अपने आप को शो करते हुए, अपने आप को अपनी आदतों के बारे में प्रकट करते हुए, या आपसे रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ है तो उसको आप जो है लोगों के सामने प्रकट कर रहे हो, तो सेल्फ रेवलेटरी फॉर्म में इसको लिखा जाता है। एंड ऑफन और अक्सर विम्सिकल फैशन में, एक सन की मिजाज
में इसको लिखा जाता है। whimsical का मतलब एक अलग ही सनकी मिजाज में, यानी कोई भी व्यक्ति जो है जैसा उसको अच्छा लगता है वैसे वो लिख सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के बारे में सोच करके या प्रत्येक व्यक्ति के बारे में या उसके हित को ध्यान में रख करके इस तरह की चीज़ लिखी जाए। एक व्यक्ति को जैसा चाहे अपने बारे में जैसा वो करता है वैसे वो लिख सकता है। तो अक्सर जो है whimsical फैशन में अक्सर जो है एक सनकी तरीके से जो है एक अलग ही सनक के साथ जो है एक अलग ही तरीके से जैसा राइटर को अच्छा लगे वैसा जो है वो इस चीज़ को लिखता है। तो ये होता है इनफॉर्मल एसे। दोनों में बस यही फ़र्क है, उसमें पब्लिक अफेयर्स आते हैं, सार्वजनिक मामले आते हैं, स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स आते हैं। यहाँ पे कोई भी पब्लिक अफेयर या स्पेशलाइज्ड टॉपिक नहीं होता है। डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड जो सामान्य सी चीज़ें होती है उस चीज़ के बारे में बात की जाती है, वो भी पूरी इंटीमेसी के साथ। ठीक है, ये दो तरह के एसेज होते हैं, फॉर्मल एसे और इनफॉर्मल एसे। अब बात करते हैं एसे की हिस्ट्री के बारे में। देखिए भाई, हिस्ट्री ऑफ एसे, एसे का इतिहास क्या है, यानी कि एसे क्या होता है वो हमने पढ़ लिया है, एसे के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एसे की हिस्ट्री के बारे में। भाई कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने लिखा होगा, कैसे इसका नाम एसे डला, कैसे सबसे पहली बार इसने कौन सा, किसी ने अगर लिखा होगा तो किस नाम से लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो कहाँ से शुरुआत हुई है, उसकी पूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ एसे। देखिए भाई, इसका इतिहास क्या रहा है निबंध का। द ग्रीक्स, जो ग्रीक लोग थे यानी कि जो यूनानी लोग थे। अब यूनानी लोगों में भी कौन, एक तो थियोफ्रेस्टस, ये एक व्यक्ति का नाम है, और एक प्लूटार्क, ये दोनों जो है ग्रीक व्यक्ति थे, ग्रीक ऑथर थे ये दोनों, है ना। फिलोसोफर्स भी अक्सर इनको बोला जाता है, क्योंकि पुराने जो लेखक होते हैं वो फिलोसोफर ही अक्सर उनको कहा जाता है। फिलोसोफी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, दार्शनिक विचार अपने लिखे हैं उन्होंने। तो ये जो ग्रीक लोग थे, ये जो यूनानी लोग थे, थियोफ्रेस्टस एंड प्लूटार्क, और दूसरी तरफ जो रोमन लोग थे जिनमें है सिसरो एंड सेनेका। एक तरफ तो हैं ग्रीक लोग और एक तरफ हैं रोमन लोग। तो ग्रीक लोगों में तो थियोफ्रेस्टस और प्लूटार्क हो गया, और रोमन लोगों में सिसरो और सेनेका, ये दो लोग हो गए। तो इन दोनों ने ग्रीक लोगों ने भी और रोमन लोगों ने भी wrote essays long before the genre was given its standard name। इन दोनों ने ही, यानी कि ग्रीक्स ने भी और रोमन्स ने भी, और ग्रीक में भी इन दोनों ने और रोमन में इन दोनों ने, इन सभी लोगों ने जो है एसेज को बहुत लंबे समय पहले ही लिख दिया था। और कौन सी घटना से पहले, जब इस प्रकार के जेनरे को, जेनरे मतलब लिटरेरी फॉर्म, ये जो लिटरेरी फॉर्म है एसे, ये लिटरेचर का एक फॉर्म है, तो लिटरेरी फॉर्म हो गया ना, तो जेनरे बोलते हैं लिटरेरी फॉर्म को। यानी कि ये जो लिटरेरी फॉर्म है एसे, इस एसे को जब इसका वास्तविक नाम दिया गया था, यानी जब इस एसे को सबसे पहली बार जब एसे कहा गया था, किसके द्वारा, बाय मोंटेन, माइकल मोंटेन, इनका फुल नेम था माइकल, बीच में भी शायद कुछ है, तो माइकल मोंटेन इनका फुल नेम था। ये एक फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे और एक लेखक थे, एक ऑथर थे, फ्रांसीसी, फ्रेंच ऑथर थे ये, फ्रेंच, ये भी ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी ऑथर थे, तो फ्रांसीसी लेखक थे माइकल मोंटेन। तो इन मोंटेन ने जो है पहली बार ग्रेट फ्रेंच भाषा में अपनी एक राइटिंग लिखी थी एसे के तौर पर। जैसे प्रेजेंट टाइम में अपन निबंध देखते हैं ना, तो निबंध के तौर पर इन्होंने एक राइटिंग लिखी थी जिसे नाम दिया था इन्होंने एसेइस। ये फ्रांसीसी भाषा का नाम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि राइटर भी तो फ्रेंच ही हैं, मोंटेन फ्रेंच राइटर हैं, और सबसे पहली बार इन्होंने ही इस प्रकार के एसे को एसेइस कह करके पुकारा था फ्रांसीसी भाषा में, एसेइस, है ना। तो सबसे पहली बार एसे को ऐसे ही कहा था किसने, मोंटेन ने, वो भी फ्रेंच लैंग्वेज में। जो राइटिंग इन्होंने लिखी थी उस राइटिंग के लिए इन्होंने इसको एसेइस कहा था, एसेइस, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, एसेइस, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये, एसेइस। इन 1580, और कब की बात है ये, 1580 में। 1580 में सबसे पहली बार फ्रेंच राइटर, फ्रेंच ऑथर मोंटेन ने इस प्रकार की राइटिंग को एसेइस कह करके पुकारा था। एंड द टाइटल सिग्निफाइज अटेम्प्ट्स। और फ्रांसीसी भाषा के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रांसीसी भाषा में
एसेज का मतलब होता है अटेम्प्ट्स, प्रयत्न। यानी कि ये जैसे आता है ना कई बार, ये फला शब्द जो है लैटिन भाषा के फला फला शब्द से बना है जिसका तात्पर्य होता है ये, उसी प्रकार से मोंटेन ने अपनी इस राइटिंग को एसेज कहा। और एसेज का यानी कि ये जो एसेज वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, तो हिंदी में इसका या अंग्रेजी में इसका मीनिंग क्या होता है? अटेम्प्ट्स, प्रयत्न। ठीक है ना, तो एसेज का मतलब होता है अटेम्प्ट्स। तो सबसे पहली बार इसका मतलब इस लिटरेरी फॉर्म को यानी एसे को सबसे पहली बार एसेज कह करके किसने पुकारा था? मोंटेन, जो कि एक फ्रेंच ऑथर थे 1580 में। और ये फ्रेंच वर्ड का मीनिंग होता है अटेम्प्ट्स, अंग्रेजी भाषा में अगर हम बात करें तो। लेकिन दोस्तों 1580 में मोंटेन ने जब पहली बार इस लिटरेरी फॉर्म को, इस जेनरे को जब पर्टिकुलरली ये नाम दिया था एसेज, इसके नाम दिए जाने से कई साल पहले, कई लंबे समय पहले ग्रीक और रोमन लोगों ने एसेज लिख दिए थे। ठीक है ना, और ग्रीक लोगों में भी कौन? थियोफ्रेस्टस और प्लूटार्क, इन्होंने 1580 से पहले ही न जाने कितने ऐसे लिख दिए थे। और रोमन लोग जो सिसरो और ये सेनेका जो थे, इन्होंने 1580 के इस लिटरेरी फॉर्म को पर्टिकुलर एसेज नाम दिए जाने से पहले ही ऐसे लिख चुके थे ये लोग। यानी ग्रीक लोगों ने भी पहले ऐसे लिख दिए थे और रोमन लोगों ने भी पहले ऐसे लिख दिए थे। नाम हालांकि इस पर्टिकुलर जेनरे को दिया गया था 1580 में फ्रेंच ऑथर के द्वारा, मोंटेन के द्वारा, एसेज, जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी पहली हिस्ट्री से रिलेटेड बात या पहला फैक्ट। अब बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। ये तो हमने बात जान ली कि भाई ये ऐसे शब्द कहाँ से निकला, तो कहाँ से निकला? फ्रेंच लैंग्वेज से निकला और मोंटेन ने दिया था। हालांकि मोंटेन से पहले भी ग्रीक और रोमन लोग ऐसे लिख चुके थे। अब आते हैं अपन अंग्रेजी भाषा के ऊपर। इंग्लिश लैंग्वेज में पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो फ्रांसिस बेकन जो थे, लेट इन दी 16th सेंचुरी के लेट यानी कि 16th सेंचुरी के अंत में, 16th सेंचुरी के अंत में मतलब लगभग 1550 या 60 के बाद की बात हो गई, मतलब है ना, 1500 लेट का मतलब 1575 के बाद की बात हो गई कुल मिलाकर के। तो 1575 के बाद में यानी 16th सेंचुरी के एंड में जो फ्रांसिस बेकन थे, और फ्रांसिस बेकन एक इंग्लिश राइटर थे दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के ऑथर थे ये। तो 16th सेंचुरी के एंड में फ्रांसिस बेकन इनॉग्रेटेड द इंग्लिश यूज ऑफ द टर्म इन हिज ओन सीरीज ऑफ एसेज। ये देखिए भाई, 1580 में तो फ्रेंच ऑथर मोंटेन ने एसेज नाम से एसेज लिखे थे फ्रेंच लैंग्वेज में, लेकिन 16th सेंचुरी के एंड में जो इंग्लिश ऑथर थे फ्रांसिस बेकन, इन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द का, इस एसेज शब्द का अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल किया। अपने खुद के बहुत सारे एसेज का जो इन्होंने संग्रह लिखा, उस संग्रह को लिख करके इसको नाम दिया एसेज। ये सबसे पहली बार नाम दिया था फ्रांसिस बेकन ने, और इसीलिए फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है, भूलिएगा मत आप, है ना। और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किसे कहते हैं? ना, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, जॉफ्री चौसर को। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को, क्योंकि सबसे पहली बार अंग्रेजी भाषा में एसेज शब्द का इस्तेमाल फ्रांसिस बेकन ने ही किया था। लेट 16th सेंचुरी में जब उन्होंने बहुत सारे एसेज की जो एक सीरीज लिखी थी, तो उस सीरीज के लिए नाम उन्होंने दिया था एसेज। और कहां से लिया होगा? फ्रेंच ऑथर से, वहीं से आया होगा आइडिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने इस प्रकार के, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार के जो नॉन फिक्शन प्रोज फॉर्म में जो इस प्रकार की राइटिंग्स लिखी थी, तो इस प्रकार की राइटिंग्स के लिए फ्रेंच ऑथर मोंटेन ने एसेज नाम दिया था। अब उनका तो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड था और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एसेज बोल दिया, एसेज से, है ना। तो आई का, तो उसमें तो आई है लास्ट में, है ना, ESSAIS, है ना, ESSAI, और एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। ठीक उसी तरह से इन्होंने अंग्रेजी भाषा में यूज कर दिया ESSAY, और पीछे एस लगाते ये प्लूरल बन गया। तो उन्होंने आई लगा दिया, इन्होंने वाई लगा दिया, आई वाई,
ठीक है, तो ये तो सबके देखो अपने अपने पहचान, अपनी अपनी जो है बात होती है कौन क्या यूज़ कर रहा है। बट हाँ, अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ी भाषा में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? फ्रांसिस बेकन ने। अपने बहुत सारे सीरीज़ लिखी उन्होंने, एसेज की, तो उसके लिए इन्होंने एसे शब्द का इस्तेमाल किया। मोस्ट ऑफ विच आर शॉर्ट कॉमेंट्स ऑन सब्जेक्ट्स सच एज। अब इन्होंने जो बहुत लंबी जो एक सीरीज़ लिखी एसेज की, तो एसेज की उस बहुत लंबी सीरीज़ में जिस सीरीज़ में इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे, तो उन बहुत सारे एसेज में से कुछ जो एसेज थे, सम ऑफ विच या मोस्ट ऑफ विच, अधिकांश उनमें से जो एसेज थे वो हैं, वर नहीं है, आर है, सॉरी, तो आर वो हैं, क्या हैं? शॉर्ट कमेंट्स, छोटी छोटी टिप्पणियां हैं वो ऑन सब्जेक्ट्स, जो इस प्रकार के सब्जेक्ट्स के ऊपर लिखी गई हैं, जैसे कि ऑफ ट्रुथ, सच के बारे में, ऑफ एडवर्सिटी के बारे में। एडवर्सिटी मतलब होती है विपरीत परिस्थिति, जो कठिन परिस्थिति होती है वो एडवर्सिटी। ऑफ मैरिज एंड द सिंगल लाइफ के बारे में, ऑफ लव। तो इस प्रकार के छोटे छोटे कई सारे शॉर्ट कमेंट्री के तौर पर इन्होंने, शॉर्ट कमेंट्स के तौर पर बहुत सारे एसेज लिखे, और इन्हीं एसेज की सीरीज़ के लिए सबसे पहले इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया एसेज अंग्रेज़ी भाषा में। इसीलिए इन्हें अंग्रेज़ी भाषा में सबसे पहली बार इस शब्द को इस्तेमाल करने के कारण फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। तो इस तरह के एसेज लिखे थे इन्होंने बहुत बार, छोटे छोटे फॉर्म में, ऑफ ट्रूथ, ऑफ एडवर्सिटी वगैरह वगैरह, इस तरह से, है ना। इसके बाद में फिर आते हैं अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप ने फिर क्या किया 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के पोइट थे ये, और अलेक्जेंडर पोप को जो है रिप्रेजेंटेटिव राइटर कहा जाता है कौन से पर्टिकुलर एज का? न्यू क्लासिकल एज का, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज को अलेक्जेंडर पोप का एज भी कहते हैं, ठीक है, ऑगस्टन पीरियड को। तो अलेक्जेंडर पोप अडॉप्टेड द टर्म फॉर हिज एक्सपोजिटरी कंपोजिशंस इन वर्स। अब देखिए, अब इस एसे शब्द का इस्तेमाल तो किसने कर दिया? फ्रांसिस बेकन ने। और इसी एसे शब्द का इस्तेमाल फिर इस शब्द को अडॉप्ट कर लिया, यानी इस शब्द का इस्तेमाल किया फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिए गए शब्द का इस्तेमाल किया अलेक्जेंडर पोप ने। किसके लिए? फॉर हिज एक्सपोजिटरी कंपोजिशन। एक्सपोजिटरी मतलब व्याख्यात्मक तरीके से किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के चूज करके उसकी व्याख्या करके जो कंपोजिशन लिखी जाती है, उस कंपोजिशन के लिए इन्होंने अपने इस जो है कंपोजिशन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया, यानी एसेज लिखे इन्होंने भी। और कौन से फॉर्म में लिखे? वर्स के फॉर्म में। ये अपने आप में एक सबसे विशिष्ट चीज़ है दोस्तों, इसको भूलिएगा मत। वर्स फॉर्म में एसेज, आप देखो पोइट्री के फॉर्म में एसे लिखना। अभी तक तो अपन ने पढ़ा है कि भैया प्रोज फॉर्म का ये जो है टाइप है, प्रोज फॉर्म है, और वो भी नॉन फिक्शन वाला। ऐसे क्या है? नॉन फिक्शन वाला प्रोज फॉर्म है ना। तो नॉन प्रोज के फॉर्म में ही इन्होंने मॉन्टेन ने लिखे, हालांकि उससे पहले ग्रीक और रोमन ने भी लिख दिए होंगे। उसके बाद फ्रांसिस बेकन ने लिखे, इन्होंने भी नॉन फिक्शन फॉर्म में और प्रोज के फॉर्म में एसेज लिखे। लेकिन अलेक्जेंडर पोप पहले शायद ऐसे राइटर रहे होंगे, पहले ऐसे पोइट रहे होंगे जिन्होंने वर्स के फॉर्म में, पोइट्री के फॉर्म में, प्रोज के फॉर्म में नहीं, पोइट्री के फॉर्म में एसेज लिखे इन्होंने। और पोइट्री के फॉर्म में जो इन्होंने एसेज लिखे, उनके लिए इन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो फ्रांसिस बेकन के द्वारा दिया गया था। और कौन कौन से एसेज लिखे इन्होंने पोइट्री के फॉर्म में? ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे और मैन। तो नाम तो ये ऐसे है तो निबंध, लेकिन पोइट्री के फॉर्म में है ये सारे के सारे, है ना। तो ये है बात। और इसी तरह की ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये जो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म है, ये एक पोइट्री जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी थी अपन ने, अलेक्जेंडर पोप की, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। फर्स्ट ईयर में भी एक पोइट्री थी अलेक्जेंडर पोप की। तो वो एक ऐसे था, लेकिन पोइट्री के फॉर्म में। वो एक ऐसे तो था, लेकिन पोइट्री के फॉर्म में था। नहीं पढ़ी थी क्या आपने? अलेक्जेंडर पोप की पढ़ी थी, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। तो वो था एक ऐसे, लेकिन पोइट्री के फॉर्म में, वर्स फॉर्म में था, ठीक है। तो ये बात भूलिएगा मत, वर्स फॉर्म में एसेज
लिखे हैं, किसने? अलेक्जेंडर पोप ने। बट द वर्स एसे हैज हैड फ्यू एक्सपोनेंट्स आफ्टर द 18th सेंचुरी। अब देखिए दोस्तों, 18th सेंचुरी में वर्स फॉर्म में एसेज अलेक्जेंडर पोप ने लिख तो दिए, लेकिन 18th सेंचुरी के बाद से इस वर्ड्स के फॉर्म में एसेज लिखने वाले जो एक्सपोनेंट्स थे, एक्सपोनेंट मतलब व्याख्या करके लिखने वाला, बताने वाला जो राइटर होता है, वो एक्सपोनेंट्स जो थे बहुत ही कम हो गए। यानी 18th सेंचुरी के बाद बहुत कम राइटर्स ने इस तरह के फॉर्म में एसेज लिखे, वर्ड्स फॉर्म में, बहुत ही कम। और धीरे धीरे ये प्रचलन पूरी तरह से समाप्त हो गया बाद में आगे चल करके, क्योंकि यार वर्ड्स फॉर्म में पोइट्री अच्छी लगती है, वर्ड्स फॉर्म में पोइट्री अच्छी लगती है। अब वर्ड्स फॉर्म में हालांकि ड्रामास भी लिखे जा रहे थे, शेक्सपियर वगैरह ने पोइटिक ड्रामास लिखे हैं ना, तो ड्रामास वगैरह भी तो बाद में चल करके 18th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में चल करके बंद हो गए थे। पोइटिक ड्रामास भी कहाँ चले फिर, केवल उसी टाइम चले थे। बाद में फिर नोवेल आ गया, नोवेल के बाद में तो फिर ख़त्म ही कर दिया था उसने। नोवेल ने पढ़ा था ना हमने लास्ट में, नोवेल ने सारे लिटरेरी फॉर्म्स को रिप्लेस कर दिया था। तो पोइटिक ड्रामास वगैरह सब बंद हो गए थे नोवेल आने के बाद। तो पूरे मार्केट में अपना शासन स्थापित कर लिया था नोवेल ने। अबे चलो चलो तुम बच्चे लोगों साइड में हटो, अब उनका ज़माना है अब, ठीक है। और वो नोवेल अभी तक चल रहा है। तो इन्होंने भी नया टाइप सोच करके कि भाई ये नया टाइप, नया ट्रेंड चलेगा, ये सोच करके इन्होंने वर्स फॉर्म में ऐसे लिखने की कोशिश तो की होगी अलेक्जेंडर पोप ने, लेकिन चल नहीं पाया इनका ये फॉर्म, ठीक है। तो कुछ एक्सपोनेंट्स ने इसको यूज़ किया, बाद में जो है ये समाप्त हो गया। आगे देखिए भाई, जोसेफ एडिसन एंड रिचार्ड स्टील्स, टेटलर एंड स्पेक्टेटर। इसके बाद में फिर राइटर आए जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन एक राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, और रिचार्ड स्टील ये भी एसेइस्ट हैं इंग्लिश के। तो इन्होंने, इनकी राइटिंग्स आई टेटलर और स्पेक्टेटर। विद देयर मेनी सक्सेसर्स गेव टू द प्रोज एसे इट्स स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल, द लिटरेरी पीरियडिकल। अब देखिए भाई, इसके बाद में फिर कौन आए? जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील। और जोसेफ एडिसन का हमने एक ऐसे पढ़ा था, याद करो, पीरियडिकल एसेज, सेकेंड ईयर में, है ना। और रिचार्ड स्टील का भी एक ऐसे पढ़ा था हमने, द स्पेक्टेटर क्लब, द स्पेक्टेटर क्लब, जिसमें वो 6 कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे। और उन 6 कैरेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि ये लोग एक पीरियडिकल चलाया करते थे, एक छोटी जो पत्रिका होती है ना, पीरियडिकल एसेज। तो पीरियडिकल एसेज भी एक एसेज का ही फॉर्म होता था, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म में। तो ये भी उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जोसेफ, इसके बाद में फिर कौन आए? जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील। तो इन्होंने पीरियडिकल एसेज के फॉर्म में, जो प्रोज फॉर्म में ही लिखा जाता था, तो ये एक अलग फॉर्म चलाया है इन्होंने, पीरियडिकल फॉर्म में लिखने वाला, जो कि साप्ताहिक या जैसे 2 दिन में। पीरियडिकल राइटिंग्स के बारे में पढ़ा था ना हमने लास्ट ईयर। पीरियडिकल राइटिंग्स ऐसी राइटिंग होती है जो एक निश्चित समय के अंतराल पर प्रकाशित होती है, जैसे कि जैसे मॉर्निंग न्यूज़पेपर आते हैं, इवनिंग न्यूज़पेपर आते हैं छोटे छोटे फॉर्म में, है ना, या वीकली पब्लिश होने वाली, मंथली पब्लिश होने वाली, ईयरली पब्लिश होने वाली, तो इनको बोलते हैं पीरियडिकल राइटिंग, जो एक निश्चित पीरियड के अंतराल में पब्लिश होती है। तो पीरियडिकल एसेज के फॉर्म में एसेज लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन वर्स फॉर्म में नहीं, प्रोज फॉर्म में। किन्होंने? इन्होंने, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील। तो जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील अपनी टेटलर और स्पेक्टेटर राइटिंग्स लेकर के आए विद देयर मेनी सक्सेसर्स, और इसके बाद में इनके बहुत सारे सक्सेसर्स भी हुए। सक्सेसर मतलब इनके उत्तराधिकारी, यानी इनके बाद में आने वाले बहुत सारे ऐसे राइटर्स, उन्होंने भी पीरियडिकल एसेज के फॉर्म को फॉलो किया जैसे इन्होंने किया था। तो इनके बाद बहुत सारे राइटर्स ऐसे हुए, उन्होंने भी पीरियडिकल एसेज लिखे। गेव टू द प्रोज एसे इट्स स्टैंडर्ड मॉडर्न व्हीकल, और इन्होंने प्रोज फॉर्म में लिखे जाने वाले एसे को एक स्टैंडर्ड मॉडर्न फॉर्म दिया दोस्तों। यानी कि एसे के प्रोज फॉर्म में जो एसे लिखे जाते थे ना, तो प्रोज फॉर्म में लिखे जाने वाले एसेज को एक मॉडर्न फॉर्म प्रदान करने का काम किया इन्होंने, जोसेफ एडिसन और रिचार्ड स्टील ने, दोनों ने मिलकर के। भाई प्रोज फॉर्म में तो फ्रांसिस बेकन ने लिख ही दिए थे, लेकिन उसके बाद में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग चीज़ को ट्राई करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। जैसे कि एसे के साथ वर्स फॉर्म में एसे लिखने का एक्सपेरिमेंट किया किसने?
अलेक्जेंडर पोप ने। उसी तरह से रिचर्ड स्टील और ये जोसेफ एडिसन ने पीरियडिकल फॉर्म में जो है ऐसे लिखने की कोशिश की, है ना। तो इन्होंने ऐसे को एक नया फॉर्म, एक नया मॉडर्न फॉर्म देने की कोशिश की। इसके बाद में इन्हीं के फॉर्म को देख करके इसके बाद बहुत सारे ऐसे राइटर्स आए, इनके सक्सेसर्स, उन्होंने भी इस फॉर्म को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की, उन्होंने भी इस फॉर्म को आगे चलाया। तो इस तरह से ये ऐसे के अलग अलग फॉर्म निकल करके सामने आए अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान, है ना। भाई जैसे हमने सोनेट के फॉर्म में पढ़ा था ना, जैसे मिल्टन ने जो है पेट्रार्कन फॉर्म को अडॉप्ट तो किया था, लेकिन सिज्यूरा को इस्तेमाल करने का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया था। जैसे एडमंड स्पेंसर ने इंग्लिश सोनेट के फॉर्म को अडॉप्ट तो किया था, लेकिन उन्होंने राइम स्कीम में थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ठीक उसी तरह से इन्होंने प्रोज फॉर्म में ऐसे तो लिखे, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। अलेक्जेंडर पोप ने वर्स फॉर्म में लिख दिया। एक्सपेरिमेंट तो कर सकता है ना भाई, एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। इधर पीरियडिकल फॉर्म में इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, हालांकि ये इतने चल नहीं पाए। ये वर्स वाला तो जिसमें बिल्कुल नहीं चल पाया। इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, इसके बाद में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में द फाउंडिंग ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ मैगजीन्स, जो नए नए प्रकार की जो मैगजीन्स आ रही थी पब्लिश होकर के, गेव ग्रेट इम्पीटस। इन पब्लिश होने वाली मैगजीन ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया। इम्पीटस मतलब प्रोत्साहन, बहुत प्रोत्साहन दिया टू द राइटिंग ऑफ एसेज की राइटिंग को बहुत प्रोत्साहन दिया। एंड मेड देम अ मेजर डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर, और इस तरह से इन एसेज के फॉर्म को इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रमुख विभाग के रूप में स्थापित कर दिया, एक मेजर लिटरेरी फॉर्म के रूप में स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये है एसे का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एसे। इस तरह से एसे की शुरुआत हुई, है ना। ग्रीक्स ने लिखा, रोमन्स ने लिखा, उसके बाद में मोंटेन ने नाम दिया, फिर फ्रांसिस बेकन ने इंग्लिश में इसका इस्तेमाल किया, फिर अलेक्जेंडर पोप ने वर्स के फॉर्म में एसेज लिखे, रिचर्ड स्टील, जोसेफ एडिसन ने पीरियडिकल फॉर्म में एसे लिखे, और इसके बाद में फिर 19th सेंचुरी में जो राइटर्स आए उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह के बहुत सारे प्रोज फॉर्म में एसेज लिखे, प्रोज फॉर्म में, और इस तरह से इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया और इंग्लिश लिटरेचर में एक मेजर लिटरेरी फॉर्म के रूप में इसे स्थापित किया। ये आपका ऐसे समाप्त।